अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है मुजाहिद हसनैन और आप देख रहे हैं स्टार्टिंग आउट विद प्रोग्रामिंग। इस लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करेंगे कि कॉपी कंस्ट्रक्टर जो है क्या होता है। अब कॉपी कंस्ट्रक्टर से पहले आपने कंस्ट्रक्टर के बारे में पढ़ लिया होगा कि ये एक ऐसे स्पेशल फंक्शन होते हैं जो हमारे तब कॉल होते हैं जब हम ऑब्जेक्ट जो है वो क्रिएट करते हैं। तो एट दी टाइम ऑफ ऑब्जेक्ट क्रिएशन हमारे क्या कॉल होते हैं, कंस्ट्रक्टर्स जो है ना वो कॉल होते हैं। अब कॉपी कंस्ट्रक्टर जो है ये कब कॉल होगा? ये तब कॉल होगा, सपोज कर लें हमारे पास एक क्लास है रेक्टेंगल। रेक्टेंगल का एक ऑब्जेक्ट है हमारे पास R1। अब हम रेक्टेंगल क्लास का अगर एक और ऑब्जेक्ट क्रिएट करें रेक्टेंगल R2, और R2 को हम इनिशियलाइज करवा दें R1 के साथ। अब हमारा एक ऑब्जेक्ट जो है उसको हमने इनिशियलाइज करवाया दूसरे ऑब्जेक्ट के साथ। तो हमारा इस टाइम जो है ना वो कॉपी कंस्ट्रक्टर कॉल होगा। कॉपी कंस्ट्रक्टर कब कॉल होते हैं? जब हम एक ऑब्जेक्ट को जो है ना वो इनिशियलाइज करवाते हैं किसी दूसरे ऑब्जेक्ट के साथ। अब यहाँ पे ये जो लेफ्ट साइड पे होगा, लेफ्ट साइड वाला ऑब्जेक्ट हमारा बन जाएगा कॉलिंग ऑब्जेक्ट, जो कॉपी कंस्ट्रक्टर को कॉल करेगा। और ये जो राइट साइड वाला ऑब्जेक्ट है ये हमारा बन जाएगा पैरामीटराइज्ड ऑब्जेक्ट। पैरामीटराइज्ड जो है वो एज पैरामीटर कंस्ट्रक्टर के अंदर पास हो जाएगा। तो कॉपी कंस्ट्रक्टर का जो साइंटेक्स है हम सबसे पहले वो देख लेते हैं। अब सपोज कर लें हम रेक्टेंगल क्लास के लिए अगर हम बना रहे हैं तो यहाँ पे आ जाएगा रेक्टेंगल। सेम क्लास नेम जो है वो कंस्ट्रक्टर का फंक्शन का नेम होगा। और इसके अंदर जो पैरामीटर पास होगा वो होगा कांस्टेंट रेफरेंस ऑब्जेक्ट इसी क्लास का ही, कांस्ट रेक्टेंगल एम्परसैंड ओबीजे। अब इसके अंदर आगे हम क्या करवाएंगे? इसके अंदर आगे हम करवाएंगे मेंबर वाइज असाइनमेंट। अब मेंबर वाइज असाइनमेंट में क्या होगा कि हम जो यहाँ पे पैरामीटराइज्ड ऑब्जेक्ट होगा उसकी वैल्यूज असाइन करवा देंगे कॉलिंग ऑब्जेक्ट को। तो मेंबर वाइज असाइनमेंट हम करवाएंगे इसके अंदर। अब मेंबर वाइज असाइनमेंट के अंदर हम यहाँ पे जो कॉलिंग ऑब्जेक्ट है, अब जो कॉलिंग ऑब्जेक्ट है हमारा उसका स्कोप इस फंक्शन के अंदर मौजूद है। इस ये जो हमारा कॉपी कंस्ट्रक्टर है इसके अंदर हमें यहाँ पे R2 लिखने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। हम सिंपली उसके जो मेंबर्स हैं उनको एक्सेस कर सकते हैं। हम अगर यहाँ पे लिखेंगे ना लेंथ, तो लेंथ से मुराद यही होगा कि हमने जैसे लिखा है R2 डॉट लेंथ, लेंथ इज इक्वल टू OBJ डॉट लेंथ। अब इससे क्या होगा कि जो हमारा R2 की लेंथ है वो असाइन हो जाएगी OBJ डॉट लेंथ से। अब OBJ हमारा यहाँ पे क्या है? ये हमारा जो R1 है ना, R1 यहाँ पे एज पैरामीटर आया है। तो ये OBJ जो है ये R1 को ही पॉइंट कर रहा है। अब ये यहाँ पे रेफरेंस ऑब्जेक्ट है क्योंकि, तो अगर रैम के अंदर हमारे पास कहीं पे भी जो है ना वो R1 अगर स्टोर्ड है ना, तो ये R1 यहाँ पे इस जगह को पॉइंट कर रहा है। तो ये जो OBJ होगा ये भी इसी जगह पे ही पॉइंट कर रहा होगा, यानी R1 की कॉपी क्रिएट नहीं होगी, बल्कि OBJ जो रेफरेंस ऑब्जेक्ट है वो उसी जगह को ही जो है ना वो रेफरेंस कर रहा होगा। इसीलिए हमने जो है ना इस रेफरेंस ऑब्जेक्ट को कांस्टेंट बनाया है, ताकि कॉपी कंस्ट्रक्टर के अंदर आके हम गलती से भी इसके जो कंटेंट्स हैं उनको चेंज ना करवा दें। और जो R2 है हमारा वो यहाँ पे जो है ना एज कॉलिंग ऑब्जेक्ट है। फिर उसके बाद हम विथ को भी यूं ही वैल्यू साइन करवा देंगे, विथ इज इक्वल टू OBJ डॉट विथ। अब यूं हमारा जो है ना वो कॉपी कंस्ट्रक्टर जो है वो काम करता है। अब इस ये जो स्टेटमेंट है ना आप इसको कुछ यूं देख सकते हो कि जैसे हमने रेक्टेंगल R2 क्रिएट करते हुए उसके अंदर R1 को एज पैरामीटर पास करवा दिया। तो R1 यहाँ पे जाके असाइन होगा OBJ को, और OBJ से जो हमारी लेंथ और विथ की वैल्यू है वो हमने R2 के लेंथ और विथ को असाइन करवा दी। तो बैक एंड पे जो है ना वो कंपाइलर इस स्टेटमेंट को यूं देखता है। जब भी हम किसी एक ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज करवाएंगे दूसरे ऑब्जेक्ट के साथ, तो हमारा ये जो कॉपी कंस्ट्रक्टर है ये कॉल हो जाएगा। अब अगर हम खुद जो है ना वो कॉपी कंस्ट्रक्टर क्रिएट नहीं करेंगे ना, तो कंपाइलर हमारे लिए जो है ना एक डिफॉल्ट कॉपी कंस्ट्रक्टर जो है ना वो बना देगा। अब इस डिफॉल्ट कॉपी कंस्ट्रक्टर ने भी क्या काम करवाना होता है? ये भी हमें मेंबर वाइज असाइनमेंट ही करवाता है। अब ये जो कंपाइलर हमें मेंबर वाइज असाइनमेंट करवाते हैं ना डिफॉल्ट कॉपी कंस्ट्रक्टर से, इसको हम बोलते हैं शैलो कॉपी। अब ये शैलो कॉपी क्या चीज़ है? शैलो कॉपी में ये है कि हमें खुद से मैन्युअली कोड नहीं लिखना पड़ता, कंपाइलर ऑटोमेटिकली जो है ना वो कॉपी जो है ना वो करवा देता है। लेकिन इसमें जो है ना एक प्रॉब्लम आ जाती है। अब इसमें प्रॉब्लम क्या है? अगर हमारे प्राइवेट मेंबर्स जो है ना वो पॉइंटर्स होंगे,
उनमें अगर एक भी पॉइंटर हुआ ना तो हमारे पास जो है ना वो डैंगलिंग पॉइंटर प्रॉब्लम आ जाएगी। अब डैंगलिंग पॉइंटर प्रॉब्लम जो है वो क्या होगी, ये भी डिस्कस करते हैं। अब डैंगलिंग पॉइंटर प्रॉब्लम में क्या होगा, सपोज कर लें कि हमारा जो रेक्टेंगल क्लास है ना जो हमारी, उसके जो प्राइवेट मेंबर्स हैं उनमें एक जो है वो हमारे पास है पॉइंटर। यहाँ पे पॉइंटर इंट टैरिक लेंथ, सिर्फ फिलहाल यही सपोज कर लें। अब अगर मैं रेक्टेंगल का कोई एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करवाता हूँ, रेक्टेंगल R1, और R2 को मैं इनिशियलाइज करवा देता हूँ R1 से। अब जो R1 का लेंथ और जो R2 का लेंथ है, क्योंकि इन दोनों दोनों के ऊपर मैंने कॉपी कंस्ट्रक्टर कॉल करवाया, और अगर वो डिफॉल्ट कॉपी कंस्ट्रक्टर कॉल होगा तो लेंथ दोनों की जो है ना वो सेम हो जाएगी, यानी दोनों की लेंथ जो है वो कॉपी हो जाएगी। अब क्योंकि ये पॉइंटर्स हैं दोनों, तो पॉइंटर्स की वजह से क्या होगा कि दोनों का जो एड्रेस है वो भी सेम हो जाएगा। दोनों जो है ना वो रैम के अंदर जो है ना वो एक ही जगह के ऊपर जो है ना वो पॉइंट करना शुरू कर देंगे, R1 भी और R2 भी। अब इससे प्रॉब्लम क्या आएगी कि अगर मैं R1 का डाटा जो है ना उसके अंदर कोई भी चेंजिंग करवाता हूँ तो वो सेम चेंज जो है ना वो R2 के डाटा के अंदर भी हो जाएगी। तो ये हमारी जो है ना ये डैंगलिंग पॉइंटर प्रॉब्लम है। इस चीज से बचने के लिए हम क्या करते हैं, हम मैन्युअली जो है ना खुद एक कॉपी करवाते हैं ऑब्जेक्ट्स की, और उसको बोलते हैं डीप कॉपी। अब डीप कॉपी में हम क्या करते हैं, हम मैन्युअली जो है ना वो कॉपी कंस्ट्रक्टर जो है वो क्रिएट करते हैं, और हम खुद कोड को हैंडल करते हैं कि वो R1 और R2 का जो ये जो लेंथ लेंथ है हमारी, जो कि पॉइंटर थी, इनके अंदर जो हमारे पास वो डैंगलिंग पॉइंटर प्रॉब्लम आ रही है कि दोनों R1 और R2 एक ही जगह के ऊपर रेफरेंस करने लग जाते हैं। ये प्रॉब्लम होने से जो है ना हम इसको बचा लेते हैं जब हम खुद कॉपी कंस्ट्रक्टर क्रिएट करते हैं। अब इसको कंपाइलर के ऊपर जो है ना एक दफ़ा रन करके देखते हैं। अब हम आ गए हैं कंपाइलर पे। अब कंपाइलर पे आके हम सबसे पहले अपना प्रोग्राम लिखते हैं, हैश इंक्लूड आयोस्ट्रीम यूजिंग नेम स्पेस std। इसके बाद आ जाएगी हमारी क्लास। क्लास मैं बना रहा हूँ रेक्टेंगल, फिर इसके अंदर आके हमारे आ जाएंगे दो प्राइवेट मेंबर्स। अब इंट लेंथ और विड्थ के बाद आ जाएगा हमारा पब्लिक पार्ट। अब पब्लिक पार्ट में आके इसका डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर, सेटर गेटर फंक्शन, ये सारी चीज़ें जो है ना मैं क्रिएट कर लेता हूँ। मैंने इसके पब्लिक पार्ट के अंदर जो है ना इसका डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर क्या करेगा, वो इसकी लेंथ और विड्थ को 0 0 इनिशियलाइज करवाएगा। इसका पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर, जो पैरामीटर्स हम ऑब्जेक्ट की क्रिएशन के टाइम पे पास करेंगे, वो लेंथ और विड्थ को असाइन करवा देगा। उसके बाद इसका सेट लेंथ का फंक्शन, सेट विड्थ का फंक्शन, गेट लेंथ और गेट विड्थ का फंक्शन, यानी गेटर फंक्शंस जो है ना वो भी बना दें। अब इंट मेन में आके हम इसके दो ऑब्जेक्ट्स क्रिएट करेंगे और एक ऑब्जेक्ट को दूसरे ऑब्जेक्ट से इनिशियलाइज करवाएंगे, और देखेंगे कि हमारा जो डिफॉल्ट कॉपी कंस्ट्रक्टर होता है, जो कंपाइलर खुद क्रिएट करके देता है शैलो कॉपी के लिए, वो हमारे सिंपल वेरिएबल्स यानी इंटीजर लेंथ और इंटीजर विड्थ के ऊपर कैसे काम करेगा। तो सबसे पहले आ गया रेक्टेंगल R1, और इसको मैं वैल्यूज असाइन करवा देता हूँ 4 और 5। अब उसके बाद मैं एक और ऑब्जेक्ट लेता हूँ रेक्टेंगल R2, और R2 को मैं इनिशियलाइज करवा देता हूँ R1 के साथ। अब यहाँ पे क्या होगा, R2 जो है हमारा ये कॉलिंग ऑब्जेक्ट बन जाएगा, R1 जो है हमारा ये पैरामीटराइज्ड ऑब्जेक्ट बन जाएगा, और कंपाइलर अपना क्रिएटेड जो उसका डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर होगा वो कॉल करेगा, जिसमें वो मेंबर वाइज असाइनमेंट करके 4 और 5 जो है ना वो असाइन करवा देगा R2 के अंदर। यानी R2 की लेंथ हमारी क्या सेट करवा देगा 4, और उसकी विड्थ क्या सेट करवा देगा हमारी 5। अब उसके बाद एक दफ़ा इनकी जो लेंथ और विड्थ है वो हम प्रिंट कर लेते हैं। अच्छा, अगर आप यहाँ पे देखो, मैंने R1 की लेंथ और विड्थ प्रिंट करवाने के लिए जो है ना वो सी आउट की स्टेटमेंट लिखी है। R2 की लेंथ और विड्थ प्रिंट करवाने के लिए मैंने सी आउट की स्टेटमेंट लिखी है। अब इसको एक दफ़ा रन करके चेक करते हैं कि दोनों की लेंथ और विड्थ क्या प्रिंट होगी। अगर आप स्क्रीन के ऊपर आउटपुट देखो तो R1 की लेंथ प्रिंट हुई है 4, R1 की विड्थ प्रिंट हुई है 5, और R2 की भी लेंथ और विड्थ जो है वो 4 और 5 प्रिंट हुई है।
तो इसका मतलब ये है कि हमारा जो डिफॉल्ट कॉपी कंस्ट्रक्टर था उसने ठीक काम किया। अब हम क्या करते हैं कि हम जब ये डिफॉल्ट कॉपी कंस्ट्रक्टर R2 के लिए कॉल हुआ है ना R1 की वैल्यू इनिशियलाइज करते हुए, उसके बाद हम क्या करते हैं कि R1 की जो लेंथ है वो चेंज करवा के हम कर देते हैं 10 कर देते हैं। अब R1 की अगर लेंथ हम चेंज करते हैं तो उससे R2 की लेंथ के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि दोनों की जो लेंथ के वेरिएबल्स हैं वो सिंपल है, पॉइंटर्स नहीं है, तो सिर्फ वैल्यू इनिशियलाइज हो रही है, एड्रेस चेंज नहीं होंगे उनके। प्रोग्राम को हमने रन किया, प्रोग्राम को जैसे ही हमने रन किया तो अगर आप देख रहे होंगे कि स्क्रीन के ऊपर R1 की लेंथ 10 प्रिंट हुई है, क्योंकि हमने सेटर फंक्शन से उसको चेंज कर दिया था। और R1 की जो विड्थ है वो 5 प्रिंट हुई है, और R2 की जो लेंथ और विड्थ है वो 4 और 5 प्रिंट हुई है। यानी R1 की लेंथ को चेंज करने से R2 की जो लेंथ है उसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ रहा। तो जो डिफॉल्ट कॉपी कंस्ट्रक्टर है वो सिंपल वेरिएबल्स के लिए तो वो ऑटोमेटिकली ठीक काम करेगा। अब इसके अंदर हम सपोज कर ले हमने यहाँ पे जो लेंथ है उसको हमने बना दिया पॉइंटर। अब अगर हम लेंथ को पॉइंटर बना देंगे ना तो हमें अब लेंथ को जब भी कोई वैल्यू इनिशियलाइज करवानी है ना तो उसको हमें पहले जो है वो डायनेमिक मेमोरी एलोकेट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे अगर आप देखो तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे लेंथ इज इक्वल टू न्यू इंट। यहाँ पे फर्स्ट ये जो स्टेटमेंट है ये लेंथ को असाइन करवाएगी डायनेमिक मेमोरी, और डायनेमिक मेमोरी के बाद अब इसको जब भी हमने कोई वैल्यू इनिशियलाइज करवानी है तो इसको हम पहले डी रेफरेंस करेंगे। इस डी रेफरेंस ऑपरेटर की मदद से हम इसको पहले डी रेफरेंस करेंगे, और डी रेफरेंस करने के बाद इसकी मेमोरी लोकेशन के ऊपर हम वो वैल्यू स्टोर करवा देंगे जो वैल्यू इसको इनिशियलाइज करवाना चाह रहे हैं। तो यहाँ पे लेंथ को जब हम डी रेफरेंस करके जीरो से इनिशियलाइज करवाएंगे तो इसके जहाँ पे रैम के अंदर इसको जगह मिली या लेंथ को वहां पे जीरो स्टोर हो जाए। अगर हम यहाँ पे जीरो इनिशियलाइज करवाते हुए जो है ना हम स्टैरिक नहीं लगाते, तो अगर किसी भी पॉइंटर को हम जीरो से इनिशियलाइज करवाएंगे तो जीरो से इनिशियलाइज करवाने का मतलब होगा कि हमने उस पॉइंटर को जो डायनेमिक मेमोरी एलोकेट करवाई थी वो खत्म करवा के उसको नल असाइन करवा दिया। तो यहाँ पे जीरो अगर हम सिर्फ इनिशियलाइज करवा देंगे विदाउट डी रेफरेंस तो उसका मतलब होगा कि हमने जैसे उसको नल पीटीआर या सिंपली उसको हमने जो है ना वो नल से इनिशियलाइज करवा दिया, यानी वो किसी भी मेमोरी लोकेशन को पॉइंट नहीं कर रहा। तो यहाँ पे आपने याद के साथ जो है ना वो डी रेफरेंस ऑपरेटर लाजमी लगाना है जब भी आपने पॉइंटर को डी रेफरेंस करके उसको वैल्यू इनिशियलाइज करवानी। इसी तरह हम क्या करेंगे, हम ये जो हमारा पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर है, पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर के अंदर भी हम क्या करेंगे, लेंथ को पहले डायनेमिक मेमोरी एलोकेट करवाएंगे, लेंथ इज इक्वल टू न्यू इंट, और फिर उसके बाद जब लेंथ इज इक्वल टू एल हमने करना है तो तब हम क्या करेंगे, डी रेफरेंस ऑपरेटर लगा देंगे लेंथ के साथ, ताकि जो लेंथ है, लेंथ हमारा क्या है वो पॉइंटर है, और पॉइंटर के अंदर क्या होता है, एड्रेस होता है। सिंपली सिर्फ लेंथ लिखेंगे तो उसका मतलब होता है कि पॉइंटर का एड्रेस, और अगर हम उसके साथ स्टैरिक लगाएंगे तो वो उसके अंदर जो एड्रेस स्टोर्ड है उसको वो डी रेफरेंस करता है और उस लोकेशन के ऊपर वो वैल्यू स्टोर करवाता है जिससे हम उसको इनिशियलाइज करवा रहे हैं। अब ये चेंजेस हमें कहाँ कहाँ पे करने पड़ेंगे, हमें ये सेटर फंक्शन के अंदर भी चेंज करना पड़ेगा, लेंथ के साथ स्टैरिक लगाना पड़ेगा ताकि लेंथ पहले डी रेफरेंस हो फिर उसके बाद वो यूज हो। और ये चेंज हमें जो है ना वो गेटर फंक्शन के अंदर भी करवाना पड़ेगा। हम यहाँ से रिटर्न लेंथ की बजाय रिटर्न स्टैरिक लेंथ करवाएंगे ताकि यहाँ से पॉइंटर का एड्रेस रिटर्न ना हो बल्कि यहाँ से रिटर्न क्या हो, जिस लोकेशन उस की लोकेशन के ऊपर जो वैल्यू पड़ी हुई है वो रिटर्न होगा। अब जब हमने लेंथ को जो है ना वो पॉइंटर ले लिया, अभी तक हमने इसके अंदर कॉपी कंस्ट्रक्टर जो है ना वो नहीं बनाया। अब कॉपी कंस्ट्रक्टर जो है ना कंपाइलर हमें खुद से प्रोवाइड करेगा, और जब हमें कंपाइलर खुद से कॉपी कंस्ट्रक्टर प्रोवाइड करता है और हमारे पास प्राइवेट मेंबर्स के अंदर एक पॉइंटर हो तो हमारे पास डैंगलिंग पॉइंटर प्रॉब्लम आ जाती है। अब डैंगलिंग पॉइंटर प्रॉब्लम में क्या होगा कि R1 की वैल्यूज थी हमारे पास 4 और 5, तो R1 की वैल्यूज 4 और 5 हमने जब उनको इनिशियलाइज करवाया R2 के साथ तो R2 की वैल्यूज जो है वो भी 4 और 5 हो गई, लेकिन हमने R1 की अगर वैल्यू चेंज की है ना लेंथ की, उसको 10 कर दिया तो वो R2 की भी चेंज हो जाएगी। डैंगलिंग पॉइंटर प्रॉब्लम में क्या होता है कि जो हमारा पॉइंटर होता है ना उनका एड्रेस जो है वो भी सेम हो जाता है, वैल्यूज सेम होने के साथ साथ उनका एड्रेस भी सेम हो जाता है। तो अगर एक ऑब्जेक्ट की वैल्यू हम चेंज करेंगे तो वो दूसरे ऑब्जेक्ट की भी चेंज हो जाएगी। तो अब अगर आप स्क्रीन के ऊपर इसकी आउटपुट देखोगे तो वो स्क्रीन में R1 और R2 दोनों की लेंथ जो है वो 10 प्रिंट होगी, ना कि एक की 10 और दूसरे की 4 प्रिंट होगी। अब अगर आप स्क्रीन के ऊपर इसकी आउटपुट देखो तो R1 की जो लेंथ हमारे पास प्रिंट हो गया ये वो आई है 10,
और सेम R2 की जो लेंथ है वो भी हमारे पास स्क्रीन के ऊपर 10 प्रिंट हुई है, यानी R1 और R2 की लेंथ जो है वो दोनों चेंज हो गई है। एक ही लेंथ अगर हम चेंज करेंगे तो वो दूसरे की भी चेंज हो जाएगी। तो ये हमारे पास थी डैंगलिंग पॉइंटर प्रॉब्लम, जो तब हमारे पास आती है अगर प्राइवेट मेंबर्स में पॉइंटर हो और कंपाइलर हमें डिफॉल्ट कॉपी कंस्ट्रक्टर प्रोवाइड करें, यानी शैलो कॉपी हम करें। अब इस प्रॉब्लम को हम सॉल्व कैसे करेंगे? हम अपना एक कॉपी कंस्ट्रक्टर बना के डीप कॉपी करवाएंगे। अब कॉपी कंस्ट्रक्टर हम कैसे बनाएंगे? हम लिखेंगे रेक्टेंगल और इसके अंदर हम पास करेंगे कॉन्स्ट रेक्टेंगल एम्परसैंड ओबीजे। यहाँ पे मैं रेक्टेंगल की स्पेलिंग ठीक कर देता हूँ। ओके। अब जो कंपाइलर हमें क्रिएट करके देता है ना कॉपी कंस्ट्रक्टर, वो कॉपी कंस्ट्रक्टर में क्या करवाता है? वो सिर्फ मेंबर वाइज असाइनमेंट करवाता है, यानी वो क्या कर देता है, लेंथ इज इक्वल टू ओबीजे डॉट लेंथ, विड्थ इज इक्वल टू ओबीजे डॉट विड्थ। अब सारी प्रॉब्लम ही जो है ना इस मेंबर वाइज असाइनमेंट से होती है। वो कैसे होती है? यहाँ पे वो अगर आप देखें तो वो कंपाइलर लेंथ इज इक्वल टू ओबीजे डॉट लेंथ करवा रहा है। अब लेंथ क्या है? लेंथ पॉइंटर है, और पॉइंटर में क्या स्टोर होता है? एड्रेस। और यहाँ पे ओबीजे डॉट लेंथ का जो एड्रेस है वो रिटर्न होके यहाँ पे R2 का जो हमारे पास लेंथ होगी ना उसको स्टोर हो जाएगी, यानी बजाय वैल्यू के इनिशियलाइज या असाइनमेंट होने के जो पॉइंटर्स का एड्रेस था वो असाइन हो गया। तो इसकी वजह से ये सारी डैंगलिंग पॉइंटर प्रॉब्लम जो है ना वो आ रही थी। अब हम इसको अवॉइड कैसे करवाएंगे? इसको अवॉइड करवाने के लिए हम क्या करेंगे? हम यहाँ पे लेंथ को जो है ना वो दोबारा से डायनेमिक मेमोरी एलोकेट करवाएंगे। लेंथ इज इक्वल टू न्यू इंट, लेंथ को नई डायनेमिक मेमोरी एलोकेट करवाई, और साथ में हम यहाँ पे अब क्या करेंगे? अभी भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी। यहाँ पे ये जो हमारे लेंथ लेंथ है ना, सिंपल लेंथ और ओबीजे डॉट लेंथ, इन दोनों को हम क्या करेंगे? इन दोनों को डी रेफरेंस कर देंगे, ताकि बजाय इनके एड्रेसेस एक्सचेंज होने के इनकी सिर्फ वैल्यूज जो है ना वो कॉपी हो। हम चाह रहे हैं कि जो इन एड्रेसेस के ऊपर वैल्यूज स्टोर्ड है सिर्फ वो कॉपी हो, ना कि एड्रेस कॉपी। तो उसके लिए हम क्या करेंगे? हम लेंथ को भी डी रेफरेंस कर देंगे और ओबीजे डॉट लेंथ को भी डी रेफरेंस कर देंगे। इनको डी रेफरेंस करने से क्या होगा कि सिर्फ वैल्यूज जो है वो कॉपी होंगी, ना कि एड्रेस कॉपी होगी। अब अगर हम दोबारा प्रोग्राम को हम रन करेंगे ना, तो जैसे हमारे सिंपल वेरिएबल्स के साथ वो काम करता है ना कॉपी कंस्ट्रक्टर, अब बिल्कुल वो वैसे काम करेगा। यानी R1 की अगर हम लेंथ चेंज करेंगे ना, तो R1 की लेंथ चेंज करने से R2 की जो लेंथ है उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो सेम वही रहेगी। अब अगर आप देखो तो स्क्रीन के ऊपर आउटपुट आ चुकी है। यहाँ पे R1 की जो लेंथ है हमारे पास वो स्क्रीन पे प्रिंट हुई है 10, और जो R2 की लेंथ है वो 4 प्रिंट हुई है। अब हमारे पास डैंगलिंग पॉइंटर प्रॉब्लम नहीं आई। तो यूं आपने ये देख लिया कि अगर हम कॉपी कंस्ट्रक्टर नहीं बनाते तो सिंपल वेरिएबल्स के साथ कंपाइलर हमें खुद से एक डिफॉल्ट कॉपी कंस्ट्रक्टर क्रिएट करके दे देता है, जो कि शैलो कॉपी करवाता है। और शैलो कॉपी से प्रॉब्लम कब आती है? जब हमारे प्राइवेट मेंबर्स के अंदर जो है ना एक पॉइंटर आ जाता है, और उस पॉइंटर से जो प्रॉब्लम आती है वो क्या आती है कि वो अगर हम एक ऑब्जेक्ट की वैल्यू चेंज करते हैं तो वो दूसरे की भी चेंज हो जाती है। इसको बोलते हैं डैंगलिंग पॉइंटर प्रॉब्लम। इसका सोल्यूशन क्या था? डीप कॉपी। डीप कॉपी में हम क्या करते हैं? हम अपना खुद से एक मैनुअली कॉपी कंस्ट्रक्टर जो है वो क्रिएट करवाते हैं, और उस कॉपी कंस्ट्रक्टर के अंदर जो है ना मेमोरी मैनेजमेंट अच्छे से खुद से कर लेते हैं। यूं हमारी वो जो डैंगलिंग पॉइंटर प्रॉब्लम होती है वो अकर नहीं होती। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे कि अगर हम अपने प्राइवेट मेंबर्स के अंदर कोई स्टैटिक वेरिएबल ले लें, तो स्टैटिक वेरिएबल लेने से हमारे क्लास के फंक्शनैलिटी के ऊपर क्या फर्क पड़ेगा। चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी हिट कर ले ताकि आपको नेक्स्ट लेक्चर की अपडेट मिल जाए। शुक्रिया।